आप सभी लोग समय समय पर एक शब्द बहुत ज्यादा सुर्खियों में सुनते होंगे, राजकोषीय घाटा। भारत में बजट से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं या दुनिया भर में बजट से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनमें राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में अखबारों में ये खबर जो है वो आई है कि भारत का राजकोषीय घाटा अपना जो पूरा बजट एस्टिमेट है, पूरे साल का जो एस्टिमेट है उसका 18.2% तक जून में ही पहुंच गया। यानी फर्स्ट क्वार्टर में हम कह सकते हैं कि 18% अचीव कर लिया है जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है। वो हर सरकार ये चाहती कि उसका फिस्कल डेफिसिट कम से कम होना चाहिए। आखिर क्या है ये फिस्कल डेफिसिट, क्यों ये कम होना चाहिए और भारत सरकार इसको लेकर के क्या क्या प्रयास करती है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या है। किसी देश के राजकोषीय घाटे की गणना उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रतिशत के रूप में या सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक खर्च किए गए कुल धन के रूप में होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि इस बार हमारा राजकोषीय घाटा 6% रहा, 5.5% रहा, या जैसे अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जून में जो क्वार्टर खत्म हुआ उसमें हमारा राजकोषीय घाटा 18% तक अपने टोटल का पहुंच गया। तो ये 18% आखिर किस चीज का है? जीडीपी का। जो भी हमारी जीडीपी है, जीडीपी हम कहते हैं किसी भी एक साल में जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ सर्विसेज का और गुड्स का, उनकी जो वैल्यू क्रिएट हुई टोटल, वो हमारा जीडीपी है। उस जीडीपी का कितना परसेंट घाटे में हम जा रहे हैं वो है राजकोषीय घाटा। अब आखिर ये घाटा है क्या? आय के आंकड़ों में केवल, यानी कि मैंने आपको बताया कि अपनी आय से अधिक खर्च किए गए कुल धन, यानी जीडीपी से जितना परसेंट आपने ज्यादा खर्च किया वो आपका फिस्कल डेफिसिट आता है परसेंटेज में। अब आय से ज्यादा खर्च करना है तो आय का कैलकुलेशन क्या रहेगा? इनकम में आपकी दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू और टैक्सेस। चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट खुद लगाए और लेवी करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको लेवी करे, वो अल्टीमेटली आपके जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट की इनकम में। और रेवेन्यू रिसीट में आते हैं अगर गवर्नमेंट ने किसी और सरकार को लोन दिया हुआ है, किसी राज्य सरकार को लोन दिया हुआ है, या किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से कोई रॉयल्टी वापस आ रही है, तो ये सारी चीजें राजस्व यानी कि रेवेन्यू में आती है। यानी टैक्स प्लस रेवेन्यू मिलकर के बनाते हैं इनकम, और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो फर्क है वो है हमारा डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एग्जामिनर फिस्कल डेफिसिट सबको पता है कि भाई इतना परसेंटेज होता है, लेकिन क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं कि किसका परसेंटेज है, जीडीपी का, जीएनपी का, एनएनपी का, जीवीपी का? तो आंसर होगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू, ना कि नेट वैल्यू। तो ये तो हुआ आपका फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन और उसका इक्वेशन। अब हम देखेंगे हमारे संविधान में फिस्कल डेफिसिट और बजट से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा जाता है। सरकारी वित्तीय प्रबंधन भारत के संविधान अनुच्छेद 112 से 17, यानी बजट जो कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 112 से 117 तक और 264 से 293, जिसमें कि आपका आर्टिकल 200, आप ध्यान रखेंगे 280 जो कि संबंधित है वित्त आयोग से, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसके अलावा आर्टिकल 268 टू 273 जो कि आपके करों के, हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होगा वो उससे संबंधित रहेगा। या हम कह सकते हैं वित्त आयोग में जो हमारे मेंबर रहते हैं वो कितने मेंबर होंगे, उनको कौन नियुक्त करेगा, ये प्रक्रिया तो आपकी वित्त आयोग 280 आर्टिकल में दी हुई है। लेकिन इसके अलावा उनकी सैलरीज कितनी होंगी, वित्त आयोग किस तरीके से काम करेगा, वित्त आयोग के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी,
ये 280 आर्टिकल में नहीं दिया गया, ये आपको आर्टिकल 268 टू 273 दिया हो। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ध्यान रखिए हमारे यहाँ बजट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर नहीं चाहे तो बजट नहीं पारित करेगी, उसको करना ही है। वार्षिक बजट की प्रस्तुति, जांच और पारित करने की विस्तृत प्रक्रिया इन आर्टिकल में, इन अनुच्छेदों में दी गई है, जिनमें कि संसद के और अन्य विधायी अनुमोदन शामिल है। तो नंबर 1 समझेंगे कि सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करे। ठीक है, अब कैसे प्रस्तुत करेगी, इसके लिए एक और एक्ट सरकार ने बाद में बनाया है, उसके लिए बारे में मैं अगली स्लाइड में बताता हूं। पहले आप इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड देखेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं कि इस फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। अगर आप 2008 से लेकर के 2021 तक देखेंगे तो यहां पे देखिए 3 तरीके के डेफिसिट आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो प्राइमरी डेफिसिट, सेकंड है आपका रेवेन्यू डेफिसिट और तीसरा है फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट है यानी कि जो सीधा सीधा इनकम और एक्सपेंडिचर का फर्क है आपका, उसमें रेवेन्यू रिसीट शामिल नहीं है। फिर आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कितने रेवेन्यू सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी और कितना वो उसका कम हुआ। इन दोनों को जोड़ करके आपका कैलकुलेशन बनता है फिस्कल डेफिसिट का, यानी पूरा जो हमारा राजकोष है उसका घाटा। तो आप अगर ये ट्रेंड देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने इसको कम करने की कोशिश की है। और ये कोशिश क्यों की है, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसके इनकम और एक्सपेंडिचर कम से कम, अगर इनकम ज्यादा ना हो तो कम से कम बराबर हो। ज्यादातर देश जो है दुनिया भर के, वो एक सरप्लस बजट दिखाना चाहते हैं, हर कोई प्रयास करता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको जो है वो घाटे का बजट ही पेश करना पड़ता है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट 2003 में ये एक्ट भारत सरकार लेकर के आई थी, जिसमें 3% के फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था। वहां पे टारगेट बनाया गया था कि भारत सरकार इस तरीके से प्रयास करेगी कि भारत का फिस्कल डेफिसिट 3% से कम रहे। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी एग्जाम रेस हिंदी को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते हैं।